कि जो हमारे बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और कर्मचारी संस्थाएं हैं, वो कितना संघर्ष करती हैं बसपा के साथ। ना करें बसपा के साथ मिलकर, अपनी ताकत से आगे आएं और संघर्ष करें। बसपा फिर सत्ता में आ सकती है, ये मेरा विचार। विपक्ष के साथ शामिल नहीं होंगे एक शर्त पे कि देश का प्रधानमंत्री उनको बनाना है बहन जी को। ये हम दलितों की, ये हमारे जो 40 करोड़ देश के दलित हैं, 25% 150 करोड़ का 40 करोड़ देश के दलित, हम चाहते हैं कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। बहन जी भी लखनऊ में रहती है, लेकिन बहन जी के पास नहीं गए। एक्चुअली मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा, या तो बहन जी उस संगठन में रहेंगे या अखिलेश यादव उस संगठन में रहेंगे, इस तरह की व्यवस्था। इसलिए बहन जी ने ये सब देखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरे दम से लड़ेगी। और हो सकता है आने वाले समय में जैसी बारिश खत्म होगी, बहन जी मंडलवार अपनी रैलियाँ करेंगी। कह रहा हूँ, बहुजन समाज को ये देखना होगा कि उनका नुकसान हो रहा है बसपा के ना रहने से या फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने खुद कहा कि एफआईआर नहीं लिखी जाती, कितना अत्याचार होता है, देख लिया आप। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय एक बहुत ही खास शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। आप हैं बीके जाटव जी, और बहुजन समाज पर या बहुजन राजनीति जो है उस पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं, और उन्हीं पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव भी हैं, और इसके साथ ही साथ बहुजन समाज की जो स्थिति है, जो बद से बदतर बनती जा रही है। आज ये हालात हैं कि अगर वो थाने में जाएं तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कहेंगे सर? 85 और 15 की बात होती है, कई लोग तो 90 पे चले जाते हैं, कई लोग 95 पे चले जाते हैं। ये तो 5% लोग हैं। इतना बड़ा विशाल जो जन समूह है बहुजन समाज का, और आज उसकी हालात बद से बदतर हैं। देश में प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, और बहुजन नेता जो हैं वो सो रहे हैं। क्या कहना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो हम माननीय काशीराम जी को याद करना चाहिए, जिन्होंने एक बहुजन के संघर्ष को ऐसा बड़ा आयाम दिया जो पूरी दुनिया ने देखा, और 4 बार उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन जो आप बात कह रहे हो कि 85 बनाम 15, ये कभी सफल नहीं हो पाया है अभी तक, केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ के। उसके बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण। इन दी सेंस आप कह सकते हैं कि हमारी जो जातियां हैं अनुसूचित जाति वर्ग में, वो 6000 से ज़्यादा बड़ी जातियां हैं, उसका एक समीकरण नहीं बैठ पा रहा है। दूसरा, ओबीसी समाज के साथ हमारा तालमेल नहीं हो रहा। कारण यह है कि ओबीसी समाज में जो मध्यम जातियां हैं, उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि अनुसूचित जाति वर्ग, विशेषकर जिसमें वाल्मीकि है, जाटव है, धानुक है, धोबी है, नाई है, उन पर जो अत्याचार होते हैं ना, एक सेक्शन जो है मध्यम जातियों का, वो अत्याचार करता है जो जमींदार वर्ग से आता है। इस खाई को ख़त्म करना होगा। इसको खाई को ख़त्म नहीं कर पाएंगे ग्रामीण इलाकों में विशेषकर, तो हम 85 की संख्या को तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि 85 तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये प्रश्न जिंदा रहेगा कि हम जो सत्ता में कैसे काबिज हों। ये हमारा मूल्यांकन है। लेकिन लगातार अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में बहन जी की सत्ता थी तो शासन प्रशासन में एक हनक थी बहुजन समाज की। वो जाते थे तो उनकी एफआईआर भी लिखी जाती थी। लेकिन अब ये जो तमाम सरकारें आई हैं, चाहे सपा की सरकार रही हो, अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है वहाँ, तो बहुजन समाज तो इतना धराशायी हुआ है, उसके हक अधिकार ख़त्म हो गए हैं। स्कॉलरशिप है बच्चों की, वो रोकी जा रही है। तो ऐसे में किस तरीके से फिर आगे बढ़ा जाए? आप एक पत्रकार के रूप में बहुत सही मूल्यांकन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो हमारा जाति व्यवस्था है और सरकार का जो एक हनक है या सरकार की दबंगता है, क्योंकि जब बहन जी ने शासन आरंभ किया था 3 जून 1995 को, उसके बाद कुल मिला के 4 बार जब शासन दिया, तो पूरी दुनिया ने देखा, और जो उनके विपक्षी हैं उन्होंने भी माना कि बहन जी का जो शासन प्रशासन था, बहन जी की जो कानून व्यवस्था की जो ताकत थी, वो कहीं नहीं मिल सकती। और आज भी ग्रामीण इलाकों में चले जाओ और वहाँ ये देखने को मिलता है कि आज भी जो, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ जाट समाज के लोग ये कहते हैं कि बहन जी के शासन में जितने जाट युवाओं को हम सिपाही की भर्ती की गई और बिना पैसे के लिए, ऐसी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। तो कहना मेरा यह है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का शासनकाल ऐतिहासिक था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये जो बहुजन सांस्कृतिक धरोहर, जिसमें हमारे महापुरुषों का जीवन है, महापुरुषों के किताबें हैं, महापुरुषों का साहित्य है, उनका संघर्ष है, उसको जिंदा रखना ये बहुत बड़ी बात थी। और काशीराम जी ने जो एक नारा दिया, काशीराम जी ने एक आवाज़ दी, उसको बहन कुमारी मायावती ने इतनी ताकत से पूरा किया है कि आज एक षड्यंत्र नज़र आता है हमें उनको रोकने के लिए। लगातार जो अभी 3 राज्यों में जो चुनाव भी होने वाले हैं, और बीएसपी का जो ग्राफ है, मुख्यमंत्री बनने के बाद आप अगर देखेंगे कि बीएसपी का जो ग्राफ है हीरो से जीरो की तरफ आया है।
एक तरफ वो मुख्यमंत्री बनती है, उसके बाद उनका ग्राफ गिरते 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 एक सीट पर रह जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जिम्मेवार किसको मानेंगे? हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले ये कह दूँ, बहन जी के शासनकाल में ऐसा संभवतः किसी राज्य में नहीं हुआ होगा कि 1,08,400 नौकरियां वाल्मीकि समाज को पक्की नौकरी मिलेगी थी। ऐसा किसी देश में यदि कहीं किसी देश के किसी राज्य में मिला हो तो बता दो। दुर्भाग्य स्थिति क्या है कि 2007 से लेकर 12 तक ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए, विशेषकर जो हमारे महापुरुषों की जो गाथा है उसको जीवंत किया। लखनऊ में आपने देखा होगा, ऐतिहासिक स्मारक बनाए। आज हम एक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगा सकते और उन्होंने 2500 करोड़ रुपए में विश्व का सबसे सुंदर स्मारक बनाया है बाबा साहब के नाम पे, और इसके बाद काशीराम जी के नाम पे बनाया, रमाबाई जी के नाम पे बनाया, और एक बुद्ध उपवन भी बनाया। इसके बाद जैसे उनका शासन था, आप जाके देखें नोएडा में, आप गए भी होंगे, 700 एकड़ जमीन पे इतना ऐतिहासिक स्मारक है जिसमें 12 मूर्तियाँ हमारी ये आदेश देती हैं कि हमको संघर्ष करना होगा, हमको आगे बढ़ना होगा, मिलकर बढ़ना होगा। इसलिए जो आप बात कर रहे थे 2012 के बाद का, तो ये उसका परिणाम है कि जब इतना अच्छा शासन था और इतना अच्छी सुविधाएं मिल रही थी, हम लोग को नौकरियां मिल रही थी, हम लोग शांति से रह रहे थे। मुसलमानों के बारे में आपको मालूम है, जब कोई प्रश्न आया हाई कोर्ट का तो बहन जी ने कह दिया था कि कोई बंद नहीं किया जाएगा, पान की दुकान तक ओपन रही और एक दंगा फसाद नहीं होगा, एक दंगा फसाद नहीं होता। उस समय पूरे देश में यह था कि यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश त्राहि हो जाएगा, लेकिन बहन जी ने अपनी बौद्धिक क्षमता से बचाया। बस मैं एक बात इनसे कह दूँ, ये दुर्भाग्य है कि 2012 के बाद 2014 का, 2017 का, 2019 का, 2022 का चुनाव बहन जी हारी हैं और काफ़ी बुरी तरह हारी हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, क्या बसपा को ही एकमात्र संघर्ष करना चाहिए? उत्तर प्रदेश में कम से कम 20,000 सामाजिक संस्थाएं हैं, क्या उनको संघर्ष नहीं करना चाहिए? क्या सत्ता केवल बसपा के कार्यकर्ताओं को मिलेगी? क्या उसका फ़ायदा केवल बसपा के कार्यकर्ताओं को मिलेगा? तो प्रश्न ये सबसे सामने खड़ा होता है कि जो हमारे बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और कर्मचारी संस्थाएं हैं, वो कितना संघर्ष करती हैं बसपा के साथ। ना करें बसपा के साथ मिलकर, अपनी ताकत से आगे आएँ और संघर्ष करें, बसपा फिर सत्ता में आ सकती है, ये मेरा विचार। लेकिन आरोप जो लगते रहे ना, लगातार आरोप भी लगते रहे उनके ऊपर कि भाई ये आरोप है कि वो मिलती नहीं है किसी से भी, लोग कितना भी जाएं लेकिन वो मिलती नहीं है। तो ये जो नहीं मिलने का कारण क्या है? भ्रांति है बहन जी के बारे में या फिर कुछ और? देखिए, इसके बारे में मैं कभी कार्यालय गया नहीं, लेकिन जो कार्यालय जाते हैं और जो वहाँ पे जब भी मीटिंग होती है, 5,000 लोग बहन जी के बुलावे पे, जैसे उत्तर प्रदेश की मीटिंग होगी तो 5,000 लोग बुलाए जाते हैं, 5,000 लोगों का सम्मेलन वहाँ पे किया जाता है। उनका इतना बड़ा सम्मेलन कक्ष है, चाहे उनका कार्यालय हो चाहे उनका निवास स्थान हो। अभी वो दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली में उन्होंने जितने भी राज्य हैं सबके पदाधिकारियों से, चाहे 5,000 हो, 1,000 हो, 2,000, सबसे मुलाकात करती हैं, बात करती हैं, सुनती हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों से मिलती हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, वो कभी किसी मंच पर नहीं जाते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, और आपकी जानकारी में भी है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कभी नहीं जाती हैं। उनके लिए सब बराबर हैं, सबका सम्मान है, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं जाती हैं। इसलिए नहीं जाती हैं कि अपनी धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उसको ठीक रखना चाहती हैं। कल को ये भी आरोप लगेगा कि आप वाल्मीकि मंदिर नहीं गए, कल आप साईं मंदिर नहीं गए, कल आप बाबा जी के मंदिर नहीं गए, कल वहाँ मंदिर नहीं गए। तो इन चीज़ों से अलग एकमात्र, नहीं तो आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख लीजिए, अखिलेश जी कहाँ जाते हैं, अखिलेश जी कहाँ जाते हैं आपको मालूम है, और राजभर जी कहाँ से कहाँ जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए आपको सबको मालूम है। विचारधारा की बात आएगी तो बहन जी से बड़ी विचारधारा, बहन जी से बड़ी राजनेता कोई नहीं है देश में जो विचारधारा पर टिक के काम कर रही हैं। एक भी उदाहरण यदि आपको मिले कि किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारा में जाते हैं, अपनी वोट के लिए जाते हैं, नहीं, वो अपने स्वाभिमान, सम्मान और सुरक्षा। और केवल बसपा की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की बात है स्वाभिमान, सम्मान, सुरक्षा की। वो लड़ाई देखो मिलकर लड़नी होगी। एक बात मैं बस ये कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी 3 राज्यों में इलेक्शन भी है, क्या बीएसपी कितना, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं? 3 राज्यों में विश्लेषण, मैंने विश्लेषण बनाए भी हैं, इलेक्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो हैं हमारे उत्तर भारत में, और एक है तेलंगाना। तेलंगाना में मिस्टर आर एस परवीन इतनी ताकत लगा रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है उनके कार्यों से। अब ये बाढ़ का इशू आया था, सबसे पहले और एकमात्र ऐसे नेता थे जो बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हुए, और उन्होंने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री को वहाँ आना चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। 3 राज्य देखिए बहुत महत्वपूर्ण है बसपा के लिए, आप पत्रकार हैं सब, आप अच्छी तरह समझते हैं। राजस्थान में बसपा के पास 6 विधायक तक रहे हैं, 2008 में रहे हैं, 2000 जो पिछला कार्यकाल रहा 2018 में। दुर्भाग्यपूर्ण वश ये रहा कि वो सारे कांग्रेस ने हड़प लिए। और देखिए विडंबना, देखिए बसपा उनको समर्थन करती है
और स्वेच्छा से समर्थन करती हैं, खुला समर्थन करती हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस ऐसा कारनामा करती है, उसके विधायकों को हड़प लेती है। तो इसको क्या कहेंगे आप? मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में बसपा के 2 विधायक हैं, राजस्थान में 6 विधायक हैं, मध्य प्रदेश में 2 विधायक हैं, और मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा था कि 11 विधायक बसपा के पास हुआ कर सकते हैं। और रीवा एक ऐसी जगह है मेंबर पार्लियामेंट का, 2024 के जो चुनाव की बात आएगी, वो तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। रीवा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ बसपा ने सबसे पहले अपना कैंडिडेट चुनाव जिताया था, भीमसेन पटेल। वो जाटव समाज से नहीं थे, वो वाल्मीकि समाज से नहीं थे, वो पटेल समाज से थे, वो भीमार समाज से थे सबसे पहले। और उसके बाद लगातार 3 या 4 बार उस सीट को जीत चुके। इसके अलावा मैं बता दूं, एक बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है और आप बड़ी आश्चर्य करोगे, सतना एक लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है। एक समय इतना ताकत था बसपा का कि 32 वर्षीय बाबूलाल कुशवाहा ने, उनके वो चुनाव होता वहाँ पे लोकसभा उपचुनाव जो है लोकसभा का, तो उसमें एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अर्जुन सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहा करते थे, बहुत बड़े नेता थे, राजा परिवार से आते थे, और दूसरी तरफ वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो मुख्यमंत्री भी रहे थे और जो भाजपा से थे। दोनों चुनाव लड़ते हैं और उसके सामने बसपा ने केवल 32 वर्षीय युवक सुखलाल कुशवाहा को चुनाव मैदान उतारा था। और आप आश्चर्य करोगे, वो 32 वर्ष का अनजान आदमी बसपा के टिकट पे 65,000 वोटों से जीतता है। ऐसी क्रांति बसपा ही कर सकती है। लेकिन सर, जिस मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, वहीं फूल सिंह बरैया की बर्बादी का भी कारण नहीं, ये गलत है। कभी लोग आरोप तो लगा रहे कि फूल सिंह बरैया नेता थे, आने वाले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश। आज जो कांग्रेस में जा चुके हैं वो, अब उनके बारे में चर्चा मैं तो नहीं करूंगा। अब वो कांग्रेस में मुख्यमंत्री बने, अपनी ताकत दिखाएं। लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, वो बहुत बुरी तरह हारे थे, उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। मैं नहीं समझता, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अपने समाज के नेता हैं, उनको भी आगे आ जाएं, और कांग्रेस यदि ऐसी अवसर मिले तो उनको मुख्यमंत्री बनाए। हम सब चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ तीनों राज्यों में बसपा अच्छा प्रबंधन करेगी चुनाव का। रामजी गौतम जी वहाँ पे जो लोकसभा के राज्यसभा के सांसद हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। उसके साथ मध्य प्रदेश में आप पिप्पल साहब हैं, इंजीनियर हैं, रमाकांत पिप्पल जी, वो बहुत ताकत से लड़ रहे हैं। उन्होंने एक यात्रा भी चालू की थी, वो यात्रा भी पूरी चली। सर, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आ रही है कि बसपा बीजेपी का एक गठबंधन हो सकता है 2024 में, इसको कितना आप सत्यता मानते हैं? ये मैं बता दूं, इससे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। ये केवल विरोधियों की चाल है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ऐसा उस समय भी हुआ था जब 2022 के चुनाव हो रहे थे। आपको याद है, आपकी जानकारी में होगा, ये कहा गया था कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। क्या ये बात सच नहीं है? बहन जी ने उसका खंडन किया, और मैंने उसके लिए आर्टिकल लिखा था बहुत पहले कि ऐसा कभी नहीं होगा, बहन जी राष्ट्रपति के पद पे कभी नहीं बैठेंगे, और भाजपा की सहमति के बाद तो कभी नहीं बैठेंगी। तो मैं फिर आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी विश्वास के साथ, बीजेपी के साथ उसका कोई समीकरण नहीं बैठेगा, ना अंदरूनी बैठेगा ना बाहरी बैठेगा। ये एक षड्यंत्र है जो बसपा को कमजोर किया जाना। कारण ये है कि बसपा ने जो काम करके दिखाया ना, यदि पूरे देश में ऐसा हो जाता, देश की प्रधानमंत्री बन गई होती, तो आपको मालूम है कितने बड़े स्मारक पूरे देश में बने होते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, आपको कितनी सुविधाएं मिलती। विपक्ष कहता है कि बीजेपी रही जो मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार, बीजेपी के बदले। क्या ये हमें काशीराम जी को याद करना चाहिए एक बार फिर। काशीराम जी का एक व्यूह रचना थी, उनका एक चक्रव्यूह था, और उसमें यह था कि हमको पहली बार ये दिखाना है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ सकती है, इस देश का दलित की बेटी सत्ता में आ सकती है। उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष थे उस समय माननीय काशीराम जी, जिन्होंने ऐसा चक्रव्यूह और ऐसा दाव खेला कि बसपा को समर्थन करना पड़ा, और एक बार नहीं 3 बार करना पड़ा, और बसपा की शर्तों पे करना पड़ा। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बसपा कहीं झुकी हुई होगी। और एक भी उदाहरण आपको बताया तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप जरूर बताएं। जब एक बार ऐसी स्थिति आई केंद्रीय बीजेपी की तरफ से कि चलो हम समझौता कर लेते हैं, और 70% और 30 का लोकसभा में, तो बहन जी ने अपनी कुर्सी त्याग दी थी, मालूम होगा आपको। उन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग कर दिया था, उसके बाद पूर्ण बहुमत में आई। तो ऐसा कभी नहीं होगा मेरे हिसाब से, ऐसा कभी नहीं होगा। बहन जी का जो पार्क है, जो मूर्तियां हैं, स्मारक है, उस पर आपने मतलब बताया, विपक्ष तो ये कहता है कि ये फिजूल का खर्चे हैं जी, इसके बदले में और भी बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे ऐसे अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास हमको देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर 3000 करोड़ की एकमात्र प्रतिमा सरदार पटेल जी की है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। वो गृह मंत्री भी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन 3000 करोड़ रुपए में किलो एक, और वो भी कहाँ से बन के आती है? चाइना से। और बहन जी ने जितने भी अपने स्मारक बनाए हैं, उसमें मजदूर कहाँ के लगे थे? उत्तर प्रदेश के लगे थे। और कौन लगे थे? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग लगे थे, जिनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था।
और पत्थर काटने वाले, पत्थर लाने वाले और बड़े ठेकेदार कौन थे राजस्थान के? वो सब आपके SC वर्ग के थे। वो आज अरबपति हैं बहन जी की वजह से। तो मैं ये कहता हूँ, जल्दी एक आखिरी सवाल है कि जो इंडिया है, क्या बहन जी समर्थन में जा सकते हैं, या इंडिया में जितने भी पार्टियां हैं वो बहन जी के पास जानी चाहिए? दोनों ही चीज़ें हैं। मैं दोनों पे बात करते हैं। इंडिया और NDA से दूर क्यों है बहन जी? सबसे पहले जब नीतीश कुमार जी ने विधानसभा से इनको एक डिसकंटिन्यू कर लिया था बीजेपी के साथ, तो उनकी पूरी कोशिश थी कि हम लोग यूनिफिकेशन एक बनाएंगे विपक्ष का। लेकिन आपको मैं बता दूं, सब जगह गए थे। सब जगह कहाँ गए थे? अखिलेश यादव के यहाँ लखनऊ गए थे, महाराष्ट्र गए थे, सब जगह गए। लेकिन बहन जी भी लखनऊ में रहती हैं ना, बहन जी भी लखनऊ में रहती हैं, लेकिन बहन जी के पास नहीं गए। एक्चुअली मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा है, या तो बहन जी उस संगठन में रहेंगे या अखिलेश यादव उस संगठन में रहेंगे, इस तरह की व्यवस्था है। इसलिए बहन जी ने ये सब देखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, पूरे दम से लड़ेगी। और हो सकता है आने वाले समय में जैसी बारिश खत्म होगी, बहन जी मंडलवार अपनी रैलियां करेंगी। इसके साथ शामिल नहीं होंगी, विपक्ष के साथ शामिल नहीं होंगे, एक शर्त पे कि देश का प्रधानमंत्री उनको बनाना है बहन जी को। ये हम दलितों की, ये हमारे जो 40 करोड़ देश के दलित हैं, 25% 150 करोड़ का 40 करोड़ देश के दलित, हम चाहते हैं कि बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। अब तो आकाश आनंद भी हैं, वो भी आगे आ जाएंगे। देखो, और यदि इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, अकेले कभी नहीं बनेगी। उसके पास इतना बड़ा वोट बैंक है, आज भी है। आपको मालूम है पिछली लोकसभा में उनको 2 करोड़ से ज़्यादा वोट मिला। 2 करोड़ का मतलब है 60%। वो आज भी कम नहीं होगी। बट सीटें तो नहीं आ पाई थी ना। सीटें 10 लोकसभा की आई थी ना पिछली बार। अखिलेश यादव की 5 आई थी। और आपको याद है डिम्पल हार गई थी, कहाँ से हारी थी? कन्नौज से। जो गढ़ था यादवों का, वोट किसने दी? यादवों ने उनको। तो ये बड़ी बात थी। यदि वो वोट का समीकरण ठीक बैठ जाता तो वहाँ 15 सीटें नहीं आती, 75 सीटें आती, और ये गठबंधन भी नहीं टूटता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुजन समाज को ये देखना होगा कि उनका नुकसान हो रहा है बसपा के ना रहने से या फ़ायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने खुद कहा कि FIR नहीं लिखी जाती। कितना अत्याचार होता है देख लिया आप लोगों ने, हाथरस में देख लिया ना, और जगह दुनिया भर में अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में कितने बड़े अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए यदि दलित वर्ग ग्रामीण इलाकों में अत्याचार को रोकना चाहता है, FIR उसकी हो और उसको न्याय मिले, तो बहुजन समाज पार्टी को तो इतना तो मजबूत करना पड़ेगा। जैसे काशीराम कहा करते थे कि यदि आप सरकार नहीं बना पाए तो कुर्सी हिलाने की ताकत आपके पास होनी चाहिए। और जिस दिन आपके पास ताकत इन राज्यों में हो जाएगी, 3 राज्यों में जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो मैं दावा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा जैसा अत्याचार हम राजस्थान में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। एक आदमी के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, एक आदिवासी। बताइए, इतना नरकीय ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, और हम वोट बसपा को नहीं देंगे तो क्या करेंगे बताइए? तो ये सोचना होगा। धन्यवाद आप सभी का।